नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 2-3 महीने में डीके शिवकुमार को मिल सकता है सीएम पद, कर्नाटक के विधायक का दावा। वरिष्ठ लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानो मुश्ताक 88वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की चुनी गई अध्यक्ष। कावेरी आरती पर कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस, डीके शिवकुमार बोले कानून के अनुसार जवाब देगी सरकार। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बस पलटी, बस में 32 यात्री थे सवार। अहमदाबाद में सिंदूर वन का हो रहा है निर्माण, पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। महाराष्ट्र में हिंदी पर छिड़ी रार, कांग्रेस सांसद ने 3 भाषा नीति पर लगे आरोपों को नकारा। अब समाचार विस्तार से। सविता समाज मुखंड शिवकुमार शाहपुरे और शांत कुमार श्रीमंगले को उनकी सामाजिक सेवाओं के सम्मान में ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी द्वारा 28 जून 2025 को विद्या भवन चेन्नई में डॉक्टर ऑफ सोशल सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर अन्य लोगों को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु कर्नाटक कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने रविवार को दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को अगले 2 से 3 महीने के भीतर राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले विधायक की ये टिप्पणियां इस साल के अंत में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की नई अटकलों के बीच आई है। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना के हालिया बयान के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने सितंबर के बाद राज्य में क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत दिया है। हुसैन ने रामनगर में संवाददाताओं से कहा कि आप सभी जानते हैं कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की ताकत क्या थी। हर कोई जानता है कि इस जीत को हासिल करने के लिए किसने संघर्ष, पसीना, प्रयास और रुचि दिखाई। शिवकुमार की रणनीति और कार्यक्रम अब इतिहास है। वरिष्ठ लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानो मुश्ताक को दिसंबर में बेल्लारी में आयोजित होने वाले 88वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष घोषित किया गया है। आज बेल्लारी के एक निजी होटल में साहित्य परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केएसपी के राज्य अध्यक्ष महेश जोशी ने कहा कि बानो मुश्ताक ने वैश्विक स्तर पर कन्नड़ और उसकी भाषा की महानता को बरकरार रखते हुए पुरस्कार को एक नया अर्थ दिया। दुनिया को कन्नड़ भाषा की शक्ति, ताकत और गौरव दिखाया, कन्नडिगाओं में नया गौरव पैदा किया और पुरस्कार को नया अर्थ दिया। एक तरफ एक लेखक के रूप में उन्होंने समुदाय के आंतरिक मानदंडों को स्वीकार किया और दूसरी तरफ समाज में सामने आने वाली असहिष्णुता को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और धैर्य के साथ एक नया जीवन बनाया। सीने में घूंघट के कोहरे में हाथ थामने की मानवीय शक्ति है। इसी तरह उन्होंने हार्ट लैम्प को दुनिया के दिलों में कन्नड़ का प्रकाश फैलाने वाला बताया। मैसूर में इन दिनों साइकिल यात्रा का चलन काफी बढ़ गया है। कई लोग पर्यावरण चुनाव या फिर पानी की बचत को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से सफर कर रहे हैं। कर्नाटक ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कई लोग साइकिल या पैदल चलकर इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन इस बार बात कुछ खास लोगों की है जो साइकिल पर सवार होकर अयोध्या से गंगा जल ले जा रहे हैं और भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। उनके इस सफर का एक बड़ा उद्देश्य भी है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के संत राजेंद्र शर्मा इस खास साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वो हिंदू धर्म के लिए बहुत गहरी श्रद्धा रखते हैं। उनका मकसद है कि हिंदू धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और गाय को समाज में प्रमुख स्थान दिलाया जाए। राजेंद्र शर्मा ने काशी से गंगा जल लिया है और फिर साइकिल पर सवार होकर कई मंदिरों के दर्शन किए। अब तक वो अलग अलग राज्यों के 70 मंदिरों में जाकर पूजा कर चुके हैं। राजेंद्र शर्मा हर दिन करीब 80 से 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। खाने के लिए वो अपने साथ बर्तन भी रखते हैं। अगर समय नहीं होता तो जिस मंदिर में दर्शन करते हैं वहीं दोपहर का खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर अगले मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि कृष्ण राज सागर KRS बांध के पास प्रस्तावित कावेरी आरती को लेकर हाईकोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस पर सरकार कानून के अनुसार जवाब देगी। यह बयान उन्होंने उस याचिका के संदर्भ में दिया जिसमें इस कार्यक्रम को पर्यावरणीय और सुरक्षा कारणों से चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और अन्य पक्षों को 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि जो भी हो, हम कानून के मुताबिक जवाब देंगे। किसी की पूजा में कोई बाधा नहीं होगी। कुछ लोगों की चिताएं हैं और सरकार जो जरूरी होगा वो करेगी। हम वहां हर दिन पूजा करते हैं। इस याचिका में जल संसाधन विभाग की तरफ से गंगा आरती की तर्ज पर कावेरी आरती के आयोजन को चुनौती दी गई है। बताया गया है कि इसके लिए राज्य सरकार ने
92.30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब फिलहाल इसे एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक निजी बस पलट गई, जिससे 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना जिले के गड़ी हाथनूर के निकट उस समय घटित हुई जब निजी बस हैदराबाद से महाराष्ट्र के अमरोती जा रही थी। गड़ी हाथनूर के निकट चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई तथा राजमार्ग से सर्विस रोड पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई है। बस में कुल 32 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस से आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 123वें एपिसोड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश भर में हो रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों और संस्थाओं का जिक्र किया जो अपने स्तर पर पर्यावरण जागरूकता फैलाने और हरियाली बढ़ाने में जुटे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने अहमदाबाद में बन रहे सिंदूर वन की चर्चा की और इसे ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को समर्पित बताया। असल में पीएम मोदी ने बताया कि अहमदाबाद में चल रहे मिशन मिलियन ट्रीज अभियान का उद्देश्य लाखों पेड़ लगाना है। इसी अभियान के तहत सिंदूर वन विकसित किया जा रहा है, जिसमें सिंदूर के पौधे उन वीर जवानों की याद में लगाया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को भी बढ़ावा देने की बात कही, जिससे करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पुणे के रमेश खरमाले और उनके परिवार की भी सराहना की, जो हर वीकेंड में जुन्नूर की पहाड़ियों पर जाकर पेड़ लगाते हैं, झाड़ियां हटाते हैं और छोटे तालाब बताते हैं। रमेश ने अब तक सैकड़ों पेड़ और 70 से ज्यादा गड्ढे बनाए हैं, जिससे वह इलाके में वन्य जीवन की वापसी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि रमेश जैसे लोग पर्यावरण के असली सिपाही है। आज रविवार 29 जून 2025 को जमात-ए इस्लामी हिंद जहीराबाद साउथ के तत्वावधान में चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO के तहत पूरे भारत में चल रहे वृक्षारोपण अभियान का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हर बच्चा एक पौधा के नारे को लागू करना और नई पीढ़ी के बीच पेड़ लगाने के महत्व और आवश्यकता को उजागर करना था। मिट्टी में हाथ, दिल वतन के साथ का नारा बुलंद करते हुए जहीराबाद दक्षिण के दर्जनों छात्रों ने उत्साहपूर्वक उद्घाटन समारोह में भाग लिया और पर्यावरण के अनुकूल समाज बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता स्थानीय जमात-ए इस्लामी हिंद जहीराबाद दक्षिण के अमीर सैयद अब्दुल रऊफ ने की, जबकि कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी सैयदा महनाज अभियान की संयोजक ने कुशलतापूर्वक संभाली। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत और सैयदा इरम अयमन द्वारा उसके उर्दू अनुवाद से हुई, जिससे आध्यात्मिक माहौल बना।
इस अवसर पर नजीमुद्दीन गौरी, नाजिम जिला संगारेड्डी पश्चिम ने स्थानीय अमीर के साथ अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के लोगों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीआईओ के विद्यार्थियों ने मीडिया से बात करते हुए वृक्षारोपण के धार्मिक, नैतिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वृक्ष न केवल ऑक्सीजन का स्रोत है बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और वैश्विक तापमान को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों ताहरा नूरीन, मैशा खान, आलिजा तामीन, मुआफा अब्दुल्ला, शहीर और अन्य ने उत्साहपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में हाजिरा जिला नाजिमा, महिला विभाग की स्थानीय नाजिमा मिनहाज नाजिमा जहीराबाद दक्षिण, सीआईओ नाजमा बेगम सहित जमात इस्लामी हिंद के अन्य सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहीराबाद नगर पालिका सीमा के अंतर्गत होडीके में निर्मित डबल बेडरूम वाले मकानों को तत्काल लाभार्थियों को सौंप दिया जाना चाहिए और इस मामले में अधिकारियों को अपने वादे से मुकरना उचित नहीं है और उन्हें तुरंत सौंप दिया जाना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। सीपीएम जहीराबाद एरिया कमेटी के सदस्य एस महिपाल ने मांग की कि आज श्रमिक भवन में लाभार्थियों की एक बैठक में बोलते हुए महिपाल ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए 9 जून को तहसीलदार कार्यालय के सामने किए गए आंदोलन के दौरान तहसीलदार धरने में आए और 20 दिनों में मकान सौंपने का वादा किया और उससे पहले लाभार्थियों के लिए एक बैठक आयोजित की गई और उसके लिए कार्रवाई की गई। तहसीलदार के वादे के अनुसार धरना समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और उन्होंने मांग की कि घरों को तुरंत सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर वे 1 जुलाई से आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि अधिकारियों ने अभी तक मकानों पर अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के पास मकान नहीं है उन्हें किराया देने में असमर्थता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अगर डबल बेडरूम मकानों के ताले तुरंत नहीं खोले गए तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में सीपीएम नेता सलीमुद्दीन बक्कन्ना और डबल बेडरूम मकानों के लाभार्थी शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति को लेकर हंगामा जारी है। अब कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महायुति सरकार के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें महायुति सरकार ने दावा किया है कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को स्वीकार किया था। वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र पर जबरन हिंदी थोपने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र में से जबरन थोपने को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां सरकार पर कक्षा 1 से ही बच्चों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है। दरअसल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी के साथ ही हिंदी भी तीसरी भाषा होगी जो पहली कक्षा से 5वीं तक पढ़ाई जाएगी। शिवसेना यूबीटी ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करने को कहा है। महाराष्ट्र में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें भाषा के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को ऐसा सदमा दिया है जिसे जेलेंस्की कभी भूल नहीं पाएंगे। अमेरिकी शय पर रूस से पंगा लेना कीव को कितना महंगा पड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय यानी रूसी कमांडरों ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन पर बीते 3 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है। इस अटैक में रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोग्स और मिसाइलों से कीव के आसमान में मानो ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि नीचे धुएं और बारूद के गुबार के चलते जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। रूस ने 2022 में शुरू हुए 3 साल पुराने युद्ध के बाद से यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया जिसमें 500 से अधिक ड्रोन और करीब 60 बेहद घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन का कलेजा छलनी कर दिया। इस हमले की मार से अमेरिका भी
यूक्रेन को बचा नहीं पाया। पुतिन की मार से सहमे यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर कुल 547 हवाई हथियार दागे, जिनमें 477 ड्रोन और बाकी मिसाइलें शामिल थी। हमने करीब 250 ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। उन्होंने हमारे एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 2-3 महीने में डीके शिवकुमार को मिल सकता है सीएम पद, कर्नाटक के विधायक का दावा। वरिष्ठ लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानो मुश्ताक 88वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की चुनी गई अध्यक्ष। कावेरी आरती पर कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस, डीके शिवकुमार बोले कानून के अनुसार जवाब देगी सरकार। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बस पलटी, बस में 32 यात्री थे सवार। अहमदाबाद में सिंदूर वन का हो रहा है निर्माण, पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित। महाराष्ट्र में हिंदी पर छिड़ी रार, कांग्रेस सांसद ने 3 भाषा नीति पर लगे आरोपों को नकारा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।